अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियां ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 15, वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ डिफरेंट लाइफ। कई बार एक ही लाइन पूरी जिंदगी का दरवाजा खोल देती है। मेरे लिए ऐसी एक लाइन थी, यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। हर बार जब ये लाइन पढ़ता हूँ मुझे अपने लखनऊ के दिनों की एक बहुत सादी सी लेकिन भीतर तक झकझोर देने वाली बात याद आती है। एक ऐसी बात जिसने मुझे पहली बार एहसास करवाया कि हम सब अपने ही अंदर की किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढते रहते हैं। कभी भाषा में, कभी पहचान में, कभी किसी दिखावे में, कभी किसी उम्मीद में। फैज़ अहमद, फैज़ साहब बहुत बड़े शायर थे। आजकल के मिलेनियल्स की प्रॉब्लम के बारे में बहुत पहले ही कह गए थे कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। और इसलिए मेरी कहानी में प्यार नहीं है लेकिन दर्द बहुत है। मेरे उस दर्द का नाम है अंग्रेज़ी। आप मामले की गंभीरता को ऐसे समझिए कि लखनऊ में हमारे मोहल्ले में एक अंकल थे जिनके यहाँ अंग्रेज़ी पेपर आता था। उनका बेटा जो कि मुझसे 3-4 साल बड़ा था, वो अपने पापा से अंग्रेज़ी में बात करता था। वो बेंगलोर में पढ़ रहा था। हम लोग उनको ऐसे देखते थे जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया के वासी हों। इस बात का पूरे मोहल्ले पर ऐसा बुरा असर हुआ कि जिनके यहाँ इंग्लिश पेपर नहीं आता था, उन सभी लोगों को लगने लगा कि वो डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री वाली रेस में कहीं पीछे छूट गए हैं। बस हिंदी अखबार बंद कर दिए गए, एक डिक्शनरी खरीद ली गई। रोज़ जब अखबार आता तो मैं उस अखबार को ऐसे देखता जैसे कोई लड़की हो जिससे आंख मिलाने से डर लगता है। तब अखबार में इतनी फोटो भी नहीं आती थी, 5 मिनट में अखबार खत्म हो जाए। पढ़ने के नाम पर हम बस क्रिकेट का स्कोर इंग्लिश में पढ़ पाते। मोहल्ले में कुछ दोस्त थे, उनमें से एक बड़े भाई के बारे में सबको पता था कि वो इंग्लिश फिल्म देखता है। बस फिर हमें लगा कि इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश फिल्म देखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम 4-5 दोस्तों ने सोचा कि एक साथ ही सबकी इंग्लिश सही हो जाए। दिन तय हुआ। जब दोस्त के घर में कोई नहीं था, हमने उसके भाई वाला कैसेट लगाया। फिल्म शुरू हुई, लेकिन फिल्म में इंग्लिश के केवल 5 शब्द बार बार रिपीट हो रहे थे। ओ यस, ओ माई गॉड। 15 मिनट में हमें समझ आ गया कि इस फिल्म की इंग्लिश को म्यूट करके भी समझा जा सकता था। उस दिन के बाद से हमारे सपने नीले हो गए, लेकिन इंग्लिश वहीं की वहीं रही। हमें लगा कि इतनी इंग्लिश से काम नहीं बन पाएगा, कुछ और करना पड़ेगा। रोज सुबह सुबह अंग्रेजी अखबार पढ़ने का नाटक तो करना ही पड़ता था। घर वालों को भी लगा रोज इंग्लिश अखबार लेकर बैठा रहता है, इसका तो टेस्ट होना चाहिए। बस संडे वाले दिन अखबार लेकर खड़ा कर दिया गया कि पढ़ो। मैंने जिस अंग्रेजी में अखबार पढ़ा उसको टूटी फूटी अंग्रेजी तो नहीं ही कहा जाएगा। मैं ऐसे पढ़ रहा था जैसे लंबी सी रोड हो जिसमें बस गड्ढे ही गड्ढे हों। मेरी जो अंग्रेजी है वो आप ऐसा मान सकते हैं कि है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों की ऐसी ही होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग इतने चालू होते हैं कि वो मानते नहीं हैं। भाई देखिए, हिंदुस्तान में अच्छी अंग्रेजी होती है 100 में से 2 लोगों की। 100 में से 90 लोगों की हवा नहीं है अंग्रेजी की। बचे हुए 8% लोग, वो लोग हैं इस देश की असली समस्या, जिनको लगता है कि उनकी अंग्रेजी अच्छी है लेकिन उनकी होती नहीं है। इनका काम थैंक्स ब्रो, सॉरी ब्रो, यो ब्रो, चिल ब्रो, कूल ब्रो, यू नो व्हाट आई मीन ब्रो से चल जाता है। खैर, इस कांड के बाद तय हुआ कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। किसी ने बताया कि मार्केट में एक
जादुई किताब आई है, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। 60 दिन तक अगर रोज एक चैप्टर पढ़ लिया तो 61वें दिन तक पत्थर भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगता है। बस फिर क्या था, 100 रुपए दिए कि जाओ लेकर आओ। दुकान पर जाकर जब मैंने किताब मांगी तो ऐसी फीलिंग सी आ रही थी कि किताब नहीं, मर्सिडीज खरीदने आया हूँ। मैं मन ही मन बोल रहा था, साले 60 दिन बाद देखना। उस किताब को जब हाथ में लेकर अपनी साइकिल के करियर में लगाया तो लगा कि साइकिल जो है वो हवा में उड़ रही है। साइकिल उड़न खटोला में बदल गई है। मोहल्ले वाली गली में जब मैं रैपिडेक्स लेकर घुसा तो मैंने चारों ओर इस कॉन्फिडेंस से देखा कि बस अब मेरे सब दुखों का अंत निकट है। आप लोग तो समझदार लोग हैं, आप लोगों ने तो वो किताब कभी पढ़ी नहीं होगी। किताब में दिन बने हुए थे, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना था। पहले दिन वाला चैप्टर आसान था, उसमें लिखा था सुबह गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, दिन में गुड आफ्टरनून, और शाम को मिलने पर गुड इवनिंग, और शाम को चलने से पहले गुड नाइट बोलते हैं। एक दिन में इतना कुछ सीख लिया था कि तुरंत से पहले अप्लाई करना शुरू कर दिया। उस दिन जब मैंने नाश्ते की टेबल पर मम्मी को गुड मॉर्निंग बोला तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे अंदर उनको कोई छोटा मोटा शशि थरूर दिख गया हो। बस फिर क्या था, मेरी हिम्मत बढ़ गई। रोज एक चैप्टर पढ़ना शुरू और अप्लाई करना चालू कर दिया। उस किताब में सैंपल कन्वर्सेशन हुआ करते थे कि आप अपने दोस्तों को अगर अंग्रेजी में कुछ कहो तो ये जवाब देगा, फिर आपको वो जवाब देना है। थैंक्स टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रटने में हम लोग तेज होते ही हैं। रट लिए भाई साहब डायलॉग। शाम को जब क्रिकेट खेलने गया तो मैंने सब दोस्तों से कहा गुड इवनिंग। अब किताब के हिसाब से उन्हें भी गुड इवनिंग बोलना था। कोई कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये डायलॉग भूल गए होंगे। मैंने अगला डायलॉग बोला, हे हाउ आर यू। कैप्टन ने मुझे अपने पास बुलाया, बड़े प्यार से कंधे पर हाथ रखा और बोला, खेलने का मन नहीं है क्या बे, बहुत अंग्रेजी झाड़ रहे हो। रैपिडेक्स में ये डायलॉग लिखा ही नहीं था कि जब आप इंग्लिश बोलें और सामने वाला हिंदी में जवाब दे तो आगे बात कैसे बढ़ानी है। मेरी सारी प्लानिंग की मिट्टी पलीद हो गई। मैं सोचता कि साला एक बार फराटेदार इंग्लिश आ जाए तो आधों को तो इंग्लिश बोलकर ही आउट कर दूंगा, लेकिन नहीं, ये सिस्टम, समाज और दुनिया चाहती ही नहीं थी कि मैं भी अपनी लाइफ बदल पाऊं। उन दिनों मेरा पूरा ध्यान इंग्लिश पर था, क्रिकेट पर नहीं। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि कोई मुझे टीम में लेना नहीं चाहता था। सब मेरी इंग्लिश का खूब मजाक बनाते, यहाँ तक कि मेरा नाम ही रैपिडेक्स रख दिया गया। जब वो मुझे चिढ़ाते मैं और इंग्लिश बोलता। हद तो तब हो गई जब मैंने उनको बताना शुरू कर दिया कि जब मैं ये बोल रहा हूँ तो तुम्हें वो जवाब देना है, लेकिन तुम लोग क्या जानोगे, तुम्हारे पास रैपिडेक्स है। जितनी ज्यादा कोशिश करता उतना ज्यादा मेरा मजाक बनता। मुझे लगा कि साला गलत मोहल्ले में पैदा हो गया, इन लोगों के बीच मेरी दुनिया नहीं बदल पाएगी। ऐसे तो मैं कभी दुनिया मुट्ठी में नहीं कर पाऊंगा। उन्हीं दिनों हमारे साथ वो भैया भी क्रिकेट खेलने आते, वही बेंगलुरु वाले, वही इंग्लिश पेपर वाले। वो क्रिकेट खेलते हुए कभी किसी से इंग्लिश में बात नहीं करते, हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था। वो रोज मुझे देखते, मैं उनको जब भी बोलता गुड इवनिंग, वो इस बात का जवाब इवनिंग बोलकर देते। जिस पार्क में हम खेलते थे वहाँ काफी झाड़ झंखाड़ थे, काफी घास उगाई थी। अक्सर हमारी बॉल खो जाती और मिलती नहीं थी। मेरे हाथ से बॉल छूटी और घास में घुस गई। बॉल खोजते हुए अंधेरा हो रहा था, पार्क खाली करना था। भैया मेरे पास आए और अब हम साथ में बॉल ढूंढ रहे थे। वो मुझे शायद बहुत दिनों से देख रहे थे। बॉल ढूंढते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हो तुम। मैंने सोचा तो क्या हुआ जो भैया ने हिंदी में पूछा है, मैं इसका जवाब इंग्लिश में दूंगा। मैंने कुछ देर तक इसके तमाम जवाब मन ही मन में हिंदी में सोचे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहा, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू आई मीन यू नो वट आई मीन भैया, यू सी आई वॉन्ट लाइक यू नो
इसके बाद के शब्द गले में ही अटक गए। लगा किसी ने गला पकड़ दिया है। इंग्लिश बाहर आ ही नहीं पा रही थी। मन मारकर मैंने अपनी बात हिंदी में पूरी की। भैया, वो क्या है ना कि इंग्लिश का इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ये सुनकर भैया ने पूछा, तो शो ऑफ के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो? अब शो ऑफ का मतलब क्या होता है? रैपिडेक्स अभी वहां तक पहुंची ही नहीं थी। मैंने फील कॉन्फिडेंस में कहा, अपने को शो ऑफ नहीं भैया, शो ऑन करना है। रैपिडेक्स वाली किताब के 10 चैप्टर हो गए हैं। बस 50 दिन बाद मैं भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगूंगा। भैया हंसे। पहले तो उनका हंसना मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे पहले प्यार से शो ऑफ का मतलब समझाया। तभी अचानक उनको एक बॉल मिली। उन्होंने बॉल मेरे हाथ में दे दी। मैंने बॉल देखी और कहा, अरे ये आज वाली नहीं है, ये तो बहुत पहले खोई थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, जिंदगी में कोई भी काम शो ऑफ के लिए करोगे ना, तो एक न एक दिन थक जाओगे। इंग्लिश सीखो, सीखनी चाहिए। इसलिए सीखो कि ये काम आएगी, लेकिन अपने लिए सीखो। इसलिए मत सीखो कि इंग्लिश बोलने से सब पर इम्प्रेशन टाइट पड़ेगा। अब इस बात को कई साल हो गए हैं और मुझे ये समझ आ गया है कि अंग्रेजी ज़रूरी है, लेकिन केवल अंग्रेजी ही ज़रूरी नहीं है। वो बॉल हमेशा के लिए खो जाती अगर भैया ने मुझे उस दिन समझाया नहीं होता कि हम जो भी बॉल ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, क्या सही में उसकी हमें ज़रूरत है या हम शो ऑफ के लिए वो काम कर रहे हैं। उस दिन मुझे बॉल तो नहीं मिली, लेकिन ये विश्वास मिल गया कि एक न एक दिन मुझे वो खोई हुई बॉल मिल जाएगी। हम सारे लोगों की कोई ना कोई बॉल ऐसे ही कहीं खोई हुई है। हम जो भी ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगा, लेकिन समय आने पर। जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम किसी चौराहे पर खड़े होते हैं, बिना ये जाने कि वो एक फैसला हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं कॉरपोरेट में था। एक मिडिल क्लास लड़के के लिए मार्केटिंग की नौकरी, जिसमें एक अच्छी सैलरी और स्टेबिलिटी थी, एक सपने के जैसा था। घर वाले खुश थे, दोस्त इम्प्रेस थे और समाज की नज़र में मैं कामयाब था। लेकिन अंदर से कहीं कुछ खाली था, कुछ ऐसा जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। रोज सोने से पहले ये ख्याल आता था कि क्या यार, मैं क्या कर रहा हूँ। लिखने का शौक तो था, लेकिन वो शौक बस ऑफिस की पोएट्री कंपटीशन में और डायरी के पन्नों तक सिमट कर रह गया था। लिखना कोई फुल टाइम करियर ऑप्शन थोड़े है। ये सोचकर मैंने इसे हमेशा साइड में रखा। पर एक दिन मैं इस कोट से टकराया और सोचा कि यार, बात तो सही है कि केवल एक फैसला आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इसी कोट के साथ मेरे जीवन की एक और कमाल की कहानी जुड़ी है। जब मैं टेलीकॉम में काम कर रहा था, तो मुझे एक टीवी ओटीटी से इंटरव्यू का कॉल आया। इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि आप टेलीकॉम से एंटरटेनमेंट में कैसे आओगे। मेरे मुंह से यही कोट निकला, यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ। इसके बाद मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। मैं टीवी ओटीटी में काम करने लगा। जो दुनिया मेरे लिए बहुत दूर की हुआ करती थी। टीवी में मैंने क्या काम किया, वो फिर कभी। आप भी ठहर कर सोचिए कि आप अपनी बिल्कुल अलग जिंदगी से बस एक कदम दूर हैं। नई लाइफ आपके इंतजार में है। बस वो फैसला लेके देखिए। उस एक फैसले ने मुझे कई बार रास्ता दिखाया। उसी फैसले ने मुझे अमेज़न ऑडिबल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कहानियां कहने का मौका दिया। उसी एक फैसले ने मुझे मणिरत्नम सर की PS1 और PS2 जैसी फिल्मों के लिए डायलॉग लिखने का मौका दिया। अगर मैंने वो फैसला ना लिया होता तो शायद ये सब कभी मुमकिन ही नहीं होता। जिंदगी इंतजार नहीं करती। सही वक्त, सही मौके की कोई गारंटी नहीं होती। तुम्हें बस उस लम्हे को पकड़ना होता है जब तुम्हारा दिल कहे कि अब वो वक्त आ गया है। अनजान रास्ते पर चलने से डर तो लगता ही है, लेकिन इसी अनजान रास्ते पर वो जिंदगी भी मिल सकती है जो तुमने सपनों में भी नहीं सोची होगी। जरा सोचो, आज लिया हुआ एक फैसला
तुम्हें ऐसी राह पर ले जा सकता है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। चाहे वो अपने पैशन को फॉलो करना हो, नई जगह शिफ्ट होना हो, किसी रिश्ते से बाहर आना हो या फिर अपनी सेहत का ख्याल रखना हो। वो एक फैसला पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अगर मेरी जिंदगी से मैंने एक बात सीखी है तो वो ये कि कुछ भी तयशुदा नहीं है। तुम हमेशा एक फैसले की दूरी पर हो, एक बिल्कुल अलग जिंदगी से। उस फैसले को लेने से जो चीज़ तुम्हें रोक रही है वो सिर्फ डर है। आगे क्या होगा का डर, समाज के तानों का डर, असफलता का डर। लेकिन सच तो ये है कि डर से बचा नहीं जा सकता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम डर का सामना कैसे करते हो। क्या तुम उससे घबरा कर रुक जाओगे या उसे अपने सपनों तक पहुंचने का जरिया बनाओगे। मैंने अब तक जितने भी फैसले लिए हैं, बड़े या छोटे, उन सभी ने मेरे सामने नए रास्ते खोले। अगर मैंने उस दिन कॉरपोरेट की दुनिया से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया होता तो शायद मैं आज वो नहीं होता जो हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बस मुझे अब अपनी दिशा ठीक लगती है। अभी तो वैसे भी सफ़र शुरू ही हुआ है। तो इस किताब को पढ़ने वाले सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ज़िंदगी तुम्हारे फैसले का इंतज़ार कर रही है। मत डरो उस एक कदम को उठाने से जो तुम्हारी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल सकता है। कौन जाने तुम्हारा वो एक फैसला तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाए जो पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर, सुकून भरी और शानदार हो। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसकी कहानियाँ काफ़ी आड़ी तिरछी थी। ऐसी बातें थी जिन पर यकीन करना संभव नहीं था। मैं सोचने लगा कि अगर ऐसी कहानियाँ सच हो जाती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं। घिसटते हुए जीवन के बीच में झटके से नींद खुलने का एहसास होना और वो एक पल सामने से छू कर देख पाना कि हम कहानी जी रहे हैं। हम डूब रहे हैं लेकिन डर नहीं लग रहा। हम बर्बाद हो रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस खेल को आंखों के बाहर लगे पर्दे पर देख रहे हैं। पानी का बहाव तेज हो गया है। अचानक नींद खुलती है और पूरे मन से मनाते हैं कि असली जीवन छूट गया। काश नींद के उस पार सपना चलता रहता। हम फिर से उतनी ही तेजी से दोबारा सपना देखना चाहते हैं कि उसी दुनिया का नया सिरा पकड़ सकें। कोशिश सपने की दुश्मन है। तुम भी सच हो और मैं भी। इस ख्याल के साथ आंखें बंद करना कि हम कभी सपने में असल में मिलेंगे। फिलहाल हमें सच्चाई जीने के श्राप के समय को काटना है। क्या हमारा मिलना तय है? क्या आड़ी तिरछी रेखाएं हमारे बिखरे हुए सपने हैं जिनको हमने यूं ही एक दिन जीवन में बोर होते हुए अपने रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर बना दिया था। वो रफ खींची हुई लकीरें हमारी भाषा थी जिसको इजाद करने के बाद हम भूल गए थे। मेंटल मॉडल। 2007 या 8 की बात है। मैं कविताएं लिखा करता था और तब ओपन माइक नहीं हुआ करते थे जैसे आजकल हर शहर में ओपन माइक हो रहे हैं। जो कविताओं की गोष्ठियां होती हैं उनके लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। पता चला कि आप मुंबई में रहते हैं और पुणे में कोई चीज़ हो रही है। आप अपनी एक कविता सुनाने के लिए 4 घंटे का सफ़र तय करके पहुंचते थे। वहां कविता सुनाकर 4 घंटे लगाकर वापस आते थे। जब ये सब मैं कर रहा था तो इस दौरान पुणे में एक छोटी सी गोष्ठी जैसी हुई जहां आपको स्टेज पर आना था और वो स्टेज 2-4 टेबल जोड़कर बना था। जगह थी एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का आंगन। वहां पर आप कविता सुना सकते थे। कुल जमा 30 कुर्सियां वहीं लगी होंगी। हर किसी को वहां जाकर अपना नाम बताना था, अपना परिचय देना था और फिर कविता सुनानी थी। हर कोई जा रहा था, अपना नाम बता रहा था और फिर कविता सुना रहा था। इसी दौरान वहाँ के एक लोकल शायर आए हुए थे। वह जब आए तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम, आपका पता नहीं है तो इसका मतलब है अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। अब अगर आप कहीं पर अमिताभ बच्चन को बुलाएं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने फलाना 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 फिल्मों में काम किया है। उस दिन शाम को मैंने जो भी कविताएं सुनी या अपनी कविताएं सुनाई वे तो मुझे अभी याद नहीं,
लेकिन ये याद है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं उन शायर साहब के पास गया था। तब ये सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किताब लिखूंगा। मैंने उनसे पूछा कि अगर कभी किताब लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? तो वो मुझे चाय की दुकान पर ले गए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया की हर समस्या का हल एक चाय की टपरी पर है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों लिखनी है किताब? मैंने जवाब दिया, सर ऐसे ही, मन किया आपसे पूछने का। ये सुनकर वो बोले, जिस दिन किताब के लिए तैयार हो जाओगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस समय मुझे ये बात ज़्यादा समझ नहीं आई थी। मैंने फिर उनसे इंसिस्ट किया कि सर किताब लिखते कैसे हैं? हमारे अंदर अगर एक अच्छी किताब है, तो 5 खराब किताबें भी हैं। ज़रूरी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें बाहर निकालते रहें, ताकि जो अच्छी किताब है, उस तक पहुँच जाएँ। ये बात कितनी गहरी है, ये मुझे बहुत साल बाद समझ में आई। अब मैं सोचता हूँ कि किसी भी फील्ड में अगर कुछ बेहतर करना है, तो हम अच्छा ही करेंगे, परफेक्ट ही करेंगे। से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम करें, उसके बारे में सोचते ही ना रहें। क्योंकि जब हम कोई चीज़ खराब तरीके से भी कर रहे होते हैं, तब भी उसको किसी भी तरह पूरा कर लेते हैं। वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है, बजाय इसके कि हम उसको परफेक्ट करने के चक्कर में पड़े रहें। जब मैं लिखने की दुनिया में नया-नया आया था, तो बहुत सारे लोगों ने डरा दिया। असल में आप जब किसी भी फील्ड में नए-नए उतर रहे होते हैं, तो तारीफ़ करने वाले तो शायद 2 लोग मिलें, लेकिन डराने वाले 150 लोग मिलते हैं। उनके पास हर वह एग्ज़ाम्पल होता है जो आपको सेल्फ डाउट में ले जाए। मेरी अपनी एक थ्योरी है कि अगर मुझे किसी काम को करने में मज़ा आ रहा है, मुझे अगर ठीक लग रहा है, तो मैं वह काम करूँगा। फिर मैं ये नहीं देखूँगा कि वो काम पहले कैसे हुआ है और पहले जिसने किया था, उसका क्या हुआ था। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे पास कोई एक नई बात है, तो मैं बोलूँगा। भाई ऐसे तो दुनिया में सारी कहानियाँ, सारी चीज़ें कही जा चुकी हैं, पर फिर भी मैं अगर कहानी कह रहा हूँ, तो इसलिए ना क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तो ये कहानी नहीं कही है, अपने तरीके से कभी नहीं कही है। उस समय सब बहुत डराते थे, लिखो तो ऐसा लिखो, अमर हो जाओ। मुझे तो किल ए मॉकिंगबर्ड, हार्पर ली नाम की जो किताब का बताकर खूब डराया गया कि इन्होंने तो एक ही किताब लिखी, लेकिन अमर किताब लिखी। अब मुझे ये बात पता है कि कोई भी वह व्यक्ति जो ये सोचता है कि ये क्लासिक लिख देगा और ये सोचकर क्लासिक किताब लिखने की कोशिश करता है, तो वह कभी क्लासिक नहीं होता। मुझे अभी समझ में आया कि किसी और की लाइफ की बहुत अच्छी एडवाइस भी हर किसी के लिए अच्छी साबित हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। दुनिया में सुननी सबकी चाहिए, ये राय अच्छी हुआ करती थी। अब सबकी सुनने के चक्कर में पड़ेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। मिसाल चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन हर अच्छी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती। मुझे ये बात शुरू से पता थी कि मेरी मार्केटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए सही टाइम देखकर कट लिया। मुझे दुख होता है उन लोगों का जो होते तो मीडियोकर हैं, लेकिन अपने ईगो के चक्कर में मुझसे कैसे नहीं होगा, दुनिया को प्रूव करने में गलत जगह लगे रहते हैं। मार्केटिंग कमाल का करियर है, अगर सही से आता हो तो। मैंने तब छोड़ा था जब उतने समय में जितने ज़्यादा प्रमोशन हो सकते थे, ले चुका था। अगर प्रूव करने के चक्कर में रहता तो आगे भी प्रमोशन की लड़ाई लड़ता रहता। मार्च में वित्तीय वर्ष खत्म होने पर सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। अगले साल का बजट बना रहे होते थे, जो कि काफ़ी दिमाग का दही करने वाला काम होता था। उस बजट बनाने में ये सीखा कि हमें साल की एक रफ प्लानिंग तो करनी ही चाहिए। आप सभी लोग जो इस साल अपना नया काम शुरू कर रहे हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। और हाँ, आखिरी बात, कूद जाओ, ज़्यादा सोचने का नहीं। ज़िंदगी में बड़े फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशन से होते हैं। मैंने बताया ही है कि जब मैं नौकरी छोड़कर फुल टाइम राइटिंग में आने का सोच रहा था, तो एक कोर्ट ने मुझे सोचने पर मजबूर किया था। यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ। एक नई जिंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। विथ लव, लक एंड लाइट, दिव्य प्रकाश दुबे।